मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज और हम अपने आरटीजी सीरीज के रास्ते पे डे 3 है, पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम चालू कर रहे हैं चैप्टर रूल्स टू डेबिट एंड क्रेडिट या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का थोड़ा सा एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस रह रहा था, थोड़ा सा पार्ट रह रहा था पिछली वीडियो में। तो मैंने आपको बोला था कि मैं अगली वीडियो में आगे करा दूंगा, तो वो मेरे को लगा मेरे को जल्दी करा देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में बाकी भी आपके कॉन्सेप्ट मिस हो जाएं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन अकाउंटिंग इक्वेशन की करेंगे, फिर हम चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मूव करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस रहता है उसमें अभी जो जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी करे हैं उसमें हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया था, ठीक है। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, फिर इक्वेशन लिखी थी, उसके अंदर सब अकाउंट्स बनाए थे। वो बहुत लंबा चौड़ा सा सॉल्यूशन बैठा था। अब ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है इसमें सॉल्यूशन लंबा चौड़ा नहीं बैठेगा, इसमें कुछ इक्वेशंस का रूल यूज करके बेसिकली आपको आंसर फाइंड आउट करना है। 3-4 फॉर्मूले हैं बस जो आपको हर क्वेश्चन में यूज आएंगे। वो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूं इंस्टेड ऑफ के कोई क्वेश्चन में कराऊं। सीधा सीधा क्वेश्चन में वैल्यू दी होंगी, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखना है और आपको आंसर निकालना है। तो पहला फॉर्मूला तो वही है जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ा है, एसेट्स या टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। नेक्स्ट फॉर्मूला प्रॉफिट के लिए आता है कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा उसमें प्रॉफिट आएगा। अगर बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है तो दोनों के बीच के डिफरेंस को में प्रॉफिट आएगा। अगर थोड़ा एग्जामिनर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना चाहता है तो वो क्लोजिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड कर सकता है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालने को बोला है या इसी फॉर्मूले में आपको क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्टली नहीं दी हुई तो आप कैसे निकालोगे? आप ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस करोगे और प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड नहीं, प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके आप क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे और फिर उसको इस फॉर्मूले में रख के प्रॉफिट निकालोगे। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का एक और तरीका जो हमारे पास है वो है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। मतलब जो भी ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, जो साल की स्टार्टिंग में हमारे पास थी, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब जो साल की एंड में हमारे पास थी। तो स्टार्टिंग में जो थी और एंड में जो थी दोनों के बीच के डिफरेंस को प्रॉफिट कहते हैं। चलो जी, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, स्टार्टिंग में जो थी उसमें जितनी भी इनकम हुई उसको ऐड करने का है और जितने भी खर्चे हुए उसको सब्ट्रैक्ट करने का है, तो आपकी क्लोजिंग आ जाएगी। मतलब एंड में कितनी बचेगी वो आ जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में जितनी थी प्लस साल के बीच में अगर हमने कोई नई और ज्यादा कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश या बैंक या किसी भी गुड्स के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करी है तो वो ऐड हो जाएगी, ऐड प्लस एडिशनल कैपिटल। अच्छा, अगर कुछ ड्रॉइंग्स हुई है बिजनेस में से तो उसको माइनस कर देंगे और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको हम कर देंगे ऐड, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ये सिर्फ 4 फॉर्मूले नहीं है, इसको ही आप अदला बदली कर करके क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। अब बस इतनी समझदारी आपको रखनी है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन लगाने से आंसर आपको मिलेगा। सबसे एक्यूरेट इक्वेशन ढूंढनी है कि मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं और मेरे को जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाए। कोशिश करो कि वो इक्वेशन यूज करो जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूज आपको पता है। अगर आप क्लोजिंग कैपिटल का ये तीसरा वाला फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो फिर हो सकता है आपको ज्यादा जल्दी आंसर मिल जाए। नीचे वाले के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई हो तो जबरदस्ती फोर्थ वाले को नहीं घुसाना है, थर्ड वाले को निकाल के आंसर लगा के आंसर निकाल लेना है। कहने का मतलब ये है कि ये इक्वेशंस को याद करो। क्वेश्चन में जैसे जैसे वो बोले, जो जो वैल्यूज बोले उस वैल्यू के नीचे उसकी मतलब जो भी वो सब हेड दे, कैटेगरी दे, उसके नीचे वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेना है। अच्छा, हो सकता है वो डायरेक्टली एसेट्स ना दे, टोटल एसेट्स की अमाउंट ना दे, जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में टोटल एसेट की अमाउंट वो डायरेक्टली नहीं दे रहा, लायबिलिटीज की अमाउंट वो डायरेक्टली नहीं दे रहा। तो याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो जो अकाउंट हमने एसेट्स के अंदर बनाए थे, कैश बनाया था, बैंक था, बिल्डिंग था, स्टॉक था, डेटर्स था, और भी कई सारे हमने अकाउंट बनाए थे एसेट के नीचे, फिर लायबिलिटी के नीचे भी बनाए थे। कैपिटल मैंने बोला था कि इसके नीचे कोई नहीं बनता है, तो वो सारे अकाउंट भी इस इक्वेशन में आ सकते हैं। कैसे? मान लो तुम्हें टोटल एसेट की वैल्यू दे नहीं रखी, फिर भी बोला है कि कैपिटल निकालो। अच्छा, तो फिर कैसे करोगे? टोटल एसेट्स की वैल्यू नहीं दी है, कैश की कुछ वैल्यू दी है, बैंक की कुछ वैल्यू दी है, डेटर्स की कुछ वैल्यू दी है, बिल्डिंग की कुछ वैल्यू दी है।
हमको पता है कि ये चारों चीजें एसेट्स के अंदर आती हैं, ठीक है, ये चारों को मिलके एसेट्स बनता है। ओके, तो हम इन चारों को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल एसेट की वैल्यू आ जाएगी। तो जो चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ वही चीज लिखी है जो कि नई है, जो कि आपको याद करनी है। 4 फॉर्मूले आपके सामने हैं, इसको डायरेक्टली याद करना है और बहुत इजी ये क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फॉर्मूले लगा के आंसर निकालना होता है। तो ये तो बात हुई अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर की, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर डाउट आएगा, वैसे तो कोई भी नहीं आएगा तो क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट में मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना है। बुक का हो तो बुक का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर जो भी है वो लिख देना, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करो, वहां पे फोटो भी शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन क्वेरी आराम से पूछ भी सकते हो, जो मर्जी पूछना हो वो पूछ सकते हो। आईडी है Bhargav__Bhardwaj, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने मेन चैप्टर पे, आज की इस वीडियो के चैप्टर पे मूव करते हैं, जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो, डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती हैं किसी भी अकाउंट में। डेबिट होती है लेफ्ट साइड, क्रेडिट होती है राइट साइड। दोबारा से, डेबिट होती है लेफ्ट साइड, क्रेडिट होती है राइट साइड। मेरा लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तुम्हारे हिसाब से बात करो क्योंकि तुम मेरे को सामने से देख रहे हो, तो डेबिट होती है लेफ्ट साइड, क्रेडिट होती है राइट साइड। डेबिट होती है लेफ्ट साइड, क्रेडिट होती है राइट साइड। मेरे को मैच करो, जो हाथ मैं उठा रहा हूं वही हाथ तुम उठाओ। डेबिट होती है लेफ्ट साइड, क्रेडिट होती है राइट साइड। डेबिट होती है लेफ्ट साइड, क्रेडिट होती है राइट साइड, ठीक है। तो आज डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती हैं किसी भी अकाउंट में। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हम ये सीखेंगे कि अगर अकाउंट बढ़ रहा है, अगर अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो कौन सा डेबिट साइड में लिखा जाएगा या क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अगर अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा या क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हमने सिर्फ एक ऊपर अकाउंट का नाम और नीचे वैल्यू प्लस या माइनस करके लिख देते थे, तो कोई ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने क्या किया था, हमने कैश लिखा था एसेट्स के अंदर, और फिर यहाँ पे मान लो 10,000 माइनस 20,000 प्लस 8,000, ऐसे करके हम वैल्यूज लिख रहे थे और न्यू इक्वेशन में उसका टोटल निकाल के हम लोग काउंट डाउन कर देते थे। लेकिन अब इसी चीज को हमें इन दी फॉर्म ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है, जो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन वाले वीडियो में भी समझाई थी कि अकाउंट होता कैसा है। ये टी शेप होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखा जाता है, ऊपर अकाउंट का नाम लिखा जाता है, और इधर डेबिट क्योंकि लेफ्ट और क्रेडिट क्योंकि राइट साइड लिखी जाती है। इतनी बातें तो क्लियर थी। अब ऐसे ही कैश अकाउंट बनाए, ऐसे ही फिर हमने जितने भी अकाउंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन में डिस्कस किए वो सारे अकाउंट ऐसे बनेंगे। अब लेकिन बात समझने वाली है कि कुछ अकाउंट तो होंगे जिसमें अगर वैल्यू ऐड हो रही है तो वो इधर लिखे जाएंगे, और कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जिसमें अगर वैल्यू ऐड हो रही है तो वो इधर लिखे जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे होंगे जिसमें लेफ्ट साइड एडिशन की वैल्यू लिखी जाएगी, और कौन कौन से ऐसे होंगे जिसमें राइट साइड एडिशन की वैल्यू लिखी जाएगी, मतलब डेबिट में लिखी जाएगी या क्रेडिट में लिखी जाएगी, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। डेबिट में लिखी जाएगी या क्रेडिट में लिखी जाएगी। मैं अब लेफ्ट राइट नहीं बोलूंगा, मैं डेबिट और क्रेडिट बोलूंगा। तो आपको याद होना चाहिए कि डेबिट होती है लेफ्ट साइड, क्रेडिट होती है राइट साइड। बहुत बार मैंने अभी आपको रिपीट करवा दिया है, यही आपको इसमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने टाइप के अकाउंट होते हैं हमारे पास। तो दो क्लासिफिकेशन है, एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, दूसरी है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो दो पार्ट में अकाउंट्स को बांटा गया है, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर भी कैटेगरीज है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, हमारा अकाउंट, मतलब किसी भी इंसान का अकाउंट अगर बिजनेस बनाता है तो नेचुरल पर्सन है, मैं एक नेचुरल पर्सन हूं, आप एक नेचुरल पर्सन हो। तो ऐसे ही श्याम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, घनश्याम्स अकाउंट, कीर्ति अकाउंट, सोनल अकाउंट, जितने भी नाम से, जितने भी आदमियों के नाम से, इंसानों के नाम से अकाउंट बनेंगे वो नेचुरल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पे वो सारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट आएंगे जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बिजनेस में हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती क्या है। तो जिनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उन सारे अकाउंट आर्टिफिशियल अकाउंट के अंदर आएंगे। जैसे कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गया,
कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट हो गया, किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, कोई भी मिसेज M&S ब्रदर्स कंपनी लिमिटेड का कोई अकाउंट है सपोज, तो वो आर्टिफिशियल में आएगा। बहुत बार होता है, हम आगे पढ़ेंगे, सेल्स बुक में पढ़ेंगे, परचेज बुक में पढ़ेंगे, ऐसे इस कंपनी के अकाउंट्स भी हम बनाते हैं। मतलब हम बीइंग अ कंपनी, हम कई और कंपनियों से डील करते हैं, तो हम जिन जिन कंपनियों से डील करते हैं उनके अकाउंट अपने पास बना के चलते हैं, तो वो आर्टिफिशियल अकाउंट में आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो इसमें वो सारे अकाउंट आते हैं जो कि डायरेक्टली किसी इंसान के नाम पे नहीं बनते, लेकिन वो किसी ना किसी इंसान के को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अपनी जमीन दे रखी है बिजनेस को यूज करने के लिए, तो मैं उस बिजनेस के लिए क्या हुआ, लैंडलॉर्ड, ठीक है। या मेरे दिए हुए अपार्टमेंट में, या मेरे घर में, या मेरे फ्लैट्स में, जो फ्लैट मैंने खरीद रखा है पर मैं उसमें रहता नहीं हूं, मैंने रेंट पे चढ़ा रखा है, तो मैं लैंडलॉर्ड हुआ और बिजनेस वहां पे रन कर रहा है, तो बिजनेस मेरा टेनेंट हुआ, मैं बिजनेस का लैंडलॉर्ड हुआ। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग भार्गव भारद्वाज अकाउंट, वो लिख सकते हैं लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। तो उस केस में लैंडलॉर्ड कोई आदमी का नाम नहीं है, लेकिन लैंडलॉर्ड एक आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लैंडलॉर्ड एक आदमी का अकाउंट, एक आदमी का ही दूसरा नाम बना दिया गया है। वो लैंडलॉर्ड अकाउंट मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं क्या हूं, एक नेचुरल पर्सन, तो वो मेरे को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्लियर हुआ? 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स, बड़े प्यार से क्लियर हुए। अब हम आते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन में, मतलब इम्पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर 2 है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आएंगे सारे हमारे एसेट्स। एसेट्स हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैश, बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, वो सारी चीजें जो कि ना ही किसी इंसान से रिलेटेड होती हैं, ना ही कोई इंसान होती है, क्योंकि जो भी इंसान वगैरह से चीज होगी वो तो इधर आ चुकी होगी पर्सनल में। तो इम्पर्सनल में, मतलब इस पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जो भी रह गया और एसेट है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग ना ही किसी इंसान का नाम है, ना ही किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रही है, ना ही वो कोई कंपनी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो जाएगी, एक रियल, एक फिक्स्ड एसेट, टैंजिबल एसेट, मतलब जिसको हम छू सकते हैं कि ऐसा एसेट है, वो सारे रियल अकाउंट में या रियल इम्पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। जितने भी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की मैंने आपसे बात करी थी कि जो भी बिजनेस की इनकम होगी उसको रेवेन्यू अकाउंट में डालेंगे, जो भी बिजनेस के खर्चे होंगे उसको एक्सपेंसेस अकाउंट में डालेंगे, तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपको क्लियर हुआ, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रियल इम्पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल इम्पर्सनल अकाउंट। ये तो हुई ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, पहले की, पुरखों के जमाने की, ठीक है। अब हम, क्योंकि वी आर मॉडर्न जनरेशन, राइट, वी हैव मेड आवर ओन क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्या अपन नए बच्चे हैं ना, तो हमको इतना सारा पढ़ने में समझ नहीं आ रहा था क्या 5-5, 6-6 कैटेगरी, उस पहले 2 कैटेगरी, फिर उसके अंदर 5-5, 6-6 कैटेगरी, ये सारा लफड़ा छोड़ो। अपन बहुत सिंपल पढ़ाई पढ़ेंगे। अपन ने सिर्फ एक ही कैटेगरी, मतलब एक ही डिवीजन किया, उसमें 5 अकाउंट की कैटेगरी डाल दी, खत्म। यहाँ पे पहले 2 में बटे, फिर ये 2 भी आगे जाके बटे, करेक्ट। हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही 5 में बांट दिया, इजी। कैटेगरी नहीं, कोई सब कैटेगरी नहीं, डायरेक्ट हमने उसको 5 में डिवाइड कर दिया, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। नहीं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस अंतर ये था कि मैंने तब आपको ये नहीं बताया था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। तो एसेट्स मतलब सारे वो अकाउंट जिसको हम छू सकते हैं, जिसकी हमने बात करी, मैंने सारे आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एसेट्स हो गया, एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के जो भी खर्चे हैं, लायबिलिटी मतलब बिजनेस की जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, रेवेन्यू मतलब जहां से भी बिजनेस की इनकम हो रही है, अर्निंग हो रही है, और कैपिटल मतलब जो भी पैसा बिजनेस के ओनर ने लगा रखा है या फिर कोई प्रॉफिट है। तो ये 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर। अभी ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि भाई साहब कौन से अकाउंट प्लस होएगा तो डेबिट होएगा, कौन सा अकाउंट प्लस होएगा तो क्रेडिट होएगा, और उसके साथ साथ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट क्या होता है। तो एक लास्ट स्लाइड का काम रह गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट से उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ये फॉर्मूलेज और ये क्लासिफिकेशन नोट डाउन कर लो।
अगली स्लाइड में जैसे कि मैंने बोला था, हम ये देखेंगे कि कौन सा अकाउंट प्लस होता है डेबिट होता है, कौन सा प्लस होता है क्रेडिट होता है। तो 5 टाइप ऑफ अकाउंट जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखे थे। सबसे पहला है एसेट्स। एसेट और एक्सपेंसेस दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, दोनों का एक ही ट्रीटमेंट होता है। प्लस होते हुए ये लोग होते हैं डेबिट और माइनस होते हुए ये लोग होते हैं क्रेडिट। वेयर एज जो हमारे बाकी के 3 डायग्राम्स है, डायग्राम्स कह रहा हूं, अकाउंट्स है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये तीनों प्लस होते हुए होते हैं क्रेडिट और माइनस होते हुए होते हैं डेबिट। प्लस होना माइनस होने का क्या मतलब है? मतलब अगर इस अकाउंट की वैल्यू में इंक्रीज होगा तो ऊपर वाले दोनों होंगे डेबिट, मतलब लेफ्ट साइड। पिछली स्लाइड में हमने अकाउंट बनाया था ना, एक यहां बना देता हूं, चलो। एक ऐसा टी शेप का अकाउंट बनाया था, इधर डेबिट लिखा था, इधर क्रेडिट लिखा था। तो अगर अकाउंट हो रहा होगा प्लस मतलब इंक्रीज, तो ऊपर वाले दोनों में एंट्री इस साइड आएगी। और अगर नीचे वाली 3 की बात करूं तो इंक्रीज होते हुए एंट्री इस साइड आएगी। हाँ, इंक्रीज होते हुए एंट्री इस साइड आएगी। डिक्रीज इसका एग्जैक्टली उल्टा, ऊपर वाले दोनों में क्रेडिट होगा मतलब इधर कम होते हुए, डिक्रीज होते हुए, और नीचे वाले 3 अकाउंट की बात करें तो डिक्रीज होते हुए डेबिट में लिखा जाएगा। ये 5 टाइप ऑफ अकाउंट है। प्लस होते हुए डेबिट या प्लस होते हुए क्रेडिट कौन सा अकाउंट है, डिपेंड करेगा कौन सी नेचर का अकाउंट है। नेचर, ये 5 नेचर के अकाउंट होते हैं। एक बार आपने नेचर पता कर लिया, बस फिर ये देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से पोस्ट करना है। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड तक यही नहीं बच्चों को समझ में आता है कि अच्छा हमको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। पता है कि कौन से अकाउंट में फर्क पड़ेगा, बट कैसा फर्क पड़ेगा जर्नल एंट्रीज जब हम अगले चैप्टर में करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा कि प्लस होना है या माइनस होना है, डेबिट होना है, क्रेडिट होना है, यही समझ में नहीं आता। वेयर एज अकाउंटिंग कहती है कि एक ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो उसका प्लस में भी इफेक्ट पड़ेगा, माइनस में भी इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट में भी असर होगा, क्रेडिट में भी असर होगा। तो ये तो पक्का है, कोई भी ट्रांजैक्शन है तो डेबिट और क्रेडिट 2 जगह तो रिकॉर्ड होएगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती है इनफैक्ट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पता करना कि आप उसको किधर पोस्ट करने वाले। तो ये 5 अकाउंट आपके सामने है, 5 नेचर ऑफ अकाउंट आपके सामने है। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि भाई पहले नेचर पहचानो और फिर ये बताओ कि ये कौन सी साइड पे पोस्ट होगा। तो उस हिसाब से आपको जो भी क्वेश्चन बोले उसके हिसाब से आपको चलना है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। अगले मैं बात करूं तो अगला सिर्फ एक टॉपिक है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अब हमने एंट्रीज पोस्ट करने के बारे में तो देख लिया, भाई प्लस हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो डेबिट कर देंगे या क्रेडिट कर देंगे। जब पूरा साल खत्म हो गया, सारी एंट्री हमने पोस्ट कर ली, तो फिर क्या करेंगे? तब हमको बैलेंस करना होता है एक अकाउंट को, तब हमको एक अकाउंट को करनी होती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट का मतलब होता है, जैसे कि मैं इधर बना रहा हूं कि एक अकाउंट है आपके पास, उसमें कुछ 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 लिखा हुआ है, ठीक है। इधर ट्रांजैक्शंस लिखी हुई है, इधर ट्रांजैक्शंस लिखी हुई है। देखने वाली बात यह है कि भाई साहब एक साइड का टोटल होगा ज्यादा, दूसरे साइड का टोटल होगा कम, ठीक है। बराबर भी हो सकता है लेकिन बराबर बहुत रेयर केस में होता है। जनरली किसी एक साइड का ज्यादा होगा, किसी दूसरे साइड का कम होगा। तो एक साइड का होगा ज्यादा, दूसरे का होगा कम, और वो एक साइड कोई भी हो सकती है। तो जिस भी पहले तो आप दोनों को टोटल कर लो, दोनों के टोटल रफ वर्क में कहीं लिख लो या पेंसिल से यही लिख लो, पेंसिल से यही लिख लो, ठीक है। फिर देखोगा कौन सी साइड कम है। जिस भी साइड की टोटलिंग करने पे वैल्यू कम आ रही है वहां पे आपको लिखना है बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन। अब कैरिड डाउन पूरा नहीं लिखना, कैरिड डाउन लिखने के लिए आप C/D भी लिख सकते हो, लेकिन जो जितना भी अमाउंट कम है, मान लो इधर 10,000 आ रहा है और इधर 9,000 आ रहा है, तो 1,000 जो इधर कम है वो आप बैलेंस कैरिड डाउन में लिख सकते हो, बैलेंस कैरिड डाउन में लिख सकते हो। कैरिड डाउन करने का मतलब क्या है? देखो शब्द देखो, कैरिड मतलब लेके जाना, डाउन मतलब नीचे। तो ये वाला बैलेंस आप नीचे लेके जाओगे। जब साल खत्म होगा दोनों के यहाँ पे टोटल में 10,000 लिखेंगे और फिर इस वाले बैलेंस को इस साइड पे पोस्ट करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, B/D, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या ये वो बैलेंस है जिसको हम ऊपर से लेके आए हैं, ब्रॉट डाउन। कितना? 1,000। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा असर डालता है कि कौन सा अकाउंट है और उसका क्या बैलेंस आ रहा है।
नॉर्मली जनरली जो प्लस हमारे इंक्रीज है, यहां इंक्रीज है, यहां इंक्रीज है, यहां इंक्रीज है, इधर डेबिट में इंक्रीज है, नॉर्मली प्लस बैलेंस ही आता है, मतलब जो भी अकाउंट है उसका डेबिट या क्रेडिट ही बैलेंस आएगा। अगर नेगेटिव बैलेंस आता है या मतलब इधर क्रेडिट बैलेंस आ गया, बैलेंस आने का मतलब है कि ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड है, ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड है। तो अगर क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन है, डिक्रीज में ब्रॉट डाउन है, माइनस में ब्रॉट डाउन है, तो इसका मतलब यह है कि उस अकाउंट की वैल्यू नेगेटिव हो गई है, टोटल वैल्यू उस अकाउंट की माइनस में चली गई है। अगर बैंक का सवाल है, अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हो तो बैंक अकाउंट कौन सी नेचर का अकाउंट है? एसेट। एसेट के हिसाब से उसको डेबिट बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन है तो है नहीं, क्रेडिट बैलेंस है। तो मतलब क्या कि बैंक में आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, ऊपर से आपने उधारी भी ले रखी है बैंक से। तो नेगेटिव बैलेंस हमें बहुत कुछ बता देता है किसी एक अकाउंट के बारे में। देखने वाली बात यह रहती है कि आप कौन सी साइड पे पोस्ट कर रहे हो, पॉइंट नंबर 1, कौन सी नेचर का अकाउंट है, पॉइंट नंबर 2, और उस अकाउंट का क्या बैलेंस निकल के आ रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है या क्रेडिट साइड पे आ रहा है, पॉइंट नंबर 3। तीनों बातें चेक करने के बाद उस अकाउंट के बारे में आप हर चीज बता सकते हो जो भी एग्जाम में आपसे पूछी जाए। 3 चीज इस स्लाइड में, इस वीडियो में, क्योंकि अभी इस चैप्टर में और आगे के लिए कुछ है नहीं, इस चैप्टर को यहीं खत्म करेंगे, अगला चैप्टर नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस चैप्टर से जो 3 चीजें अभी लेके जानी है वो ये है कि 5 नेचर ऑफ अकाउंट में से सबसे पहले तो ये पहचानना है कि कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है। दूसरी बार ये पहचानना है कि अच्छा एक बार नेचर पता चल गया तो उसका डेबिट में इंक्रीज है या क्रेडिट में इंक्रीज है, डिक्रीज तो फिर उसका उल्टा ही हो जाएगा। और तीसरी बात यह कि जो बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन कौन सी साइड पे करना है या कौन सी साइड पे ब्रॉट डाउन आ रहा है। जो भी साइड कम है वहां क्रेडिट, और उसको अगले साल में जाके वो रिवर्स साइड पे जाके डेबिट हो जाएगा या जो भी है ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो ये 3 चीजें अभी जो आपको समझनी है। अगला चैप्टर जो भी हमारे पास आएगा दैट इज मोस्ट प्रोबेबली जर्नल एंट्रीज, उसमें इस रूल का तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। बैलेंस तो शायद आपको उसमें ना करना पड़े, उससे अगले चैप्टर में लेजर में करेंगे, लेकिन ये डेबिट और क्रेडिट तो आपको बहुत ही ज्यादा उधर काम में आएगा। तो इसको तो कुछ भी हो जाए छोड़ना है ही नहीं, स्किप करना ही नहीं है। सो आज के लिए तो बस इतना ही। बाकी उस चैप्टर में जैसे कि मैंने बोला कुछ खास है नहीं, कुछ ज्यादा है नहीं। क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सिर्फ नेचर पहचानने को आएगा या डेबिट क्रेडिट पूछने को आएगा और तीसरा क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो दैट्स ऑल। अभी के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि इसको बार बार देखना है। खैर वो तो मैं कह ही चुका हूं, लेकिन जो मैंने अभी तक बात नहीं कही है वो है कि इस वीडियो को फैलाना है, क्योंकि पहली बार क्लास 11th के लिए 17 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करने का YouTube पे मतलब फ्री में तो कोई नहीं कर रहा है। तो जो आपकी जिम्मेदारी वो ये है कि इस वीडियो को फैला के सारे उन दोस्तों को भेजना है जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट में बैठे थे कि कोई चमत्कार होएगा। तो वो चमत्कार करने का टाइम अब तुम्हारा है। उनकी लाइफ में चमत्कार करो, उनको ये वीडियो भेजो ताकि उनको पता चले कि आरटीजी सीरीज नाम की कोई सीरीज चल रही है और हम यहां से पूरा तैयारी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।